तो मानता की राजनीति या पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, इसमें क्या है? अल्पसंख्यक व हास्यकृत समूहों की परंपराओं, विश्वासों, भाषा व संस्कृति को दोयम दर्जे का समझा जाता है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, श्वेत आदमी का भाई यानी व्हाइट्स मैन बर्डन जो थ्योरी है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ने मानता की राजनीति को बहुत धक्का पहुंचाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनियल सिद्धांतों ने मानता की राजनीति को बढ़ावा दिया। अमेरिकी विचारक एडवर्ड साइड ने अपनी कृति ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में आती है, में उत्तर औपनिवेशिक तर्कों को प्रमुख बल दिया। तो जो पोस्ट कॉलोनियल रीजन्स हैं, पोस्ट कॉलोनियल लोगों की जो बातें हैं, उनको ज्यादा महत्वपूर्ण माना। सईद ने पश्चिम के सांस्कृतिक व राजनीतिक आधिपत्य को प्रकट करते हुए यूरोसेंट्रिज्म की आलोचना की है कि जो हर चीज को आप यूरोप केंद्रित मान रहे हैं, ये गलत है। जहां उदारवाद अधिकारों की राजनीति पर, समाजवाद पुनर्वितरण की राजनीति पर बल देता है, तो उदारवाद अधिकारों की राजनीति पर, समाजवाद पुनर्वितरण की राजनीति पर बल देता है, वहीं बहुत संस्कृतवाद मान्यता की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करता है कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करिए, आप विभिन्न जो धर्म है, संप्रदाय है, समूह के लोग हैं, उनको रिकॉग्नाइज करिए। समाज में दो प्रकार के पद सोपान होते हैं या ऊंच नीच पाई जाती है। तो समाज में दो प्रकार के पद सोपान या ऊंच नीच पाई जाती है। पहली है आर्थिक पद सोपान यानी अमीर गरीब, तो कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, पहला ये है। ये आर्थिक पद सोपान है, यह मार्क्सवादी राजनीति से संबंधित है। तो मार्क्स क्या कहते हैं? कुछ सेक्शंस होते हैं जो हैव की कैटेगरी में आते हैं, कुछ हैव नॉट्स होते हैं। तो हैव की कैटेगरी में कौन आते हैं? जिनके पास जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है उन पर कब्जा होता है, बेसिकली पूंजीपति लोग। और जो हैव नॉट्स हैं वो हैं सर्वहारा वर्ग के लोग। नैन्सी फ्रेजर के अनुसार इसका संबंध पुनर्वितरण की राजनीति से है, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से है। दूसरा जो ऊंच नीच का या पद सोपानिक जो अंतर होता है, वो होता है हैसियत का पद सोपान। इसमें आप काले हैं या गोरे हैं, विषमलिंगी हैं, समलिंगी हैं, अप्रवासी हैं या नागरिक हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपकी हैसियत बेसिकली क्या है, आपकी औकात क्या है, आप की जो पोजीशन क्या है, बेसिकली इसका बहुसंस्कृतवाद से संबंध है। नैन्सी फ्रेजर के अनुसार इसका संबंध मान्यता की राजनीति से है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन से है। आरिस मेरियम यंग और नैन्सी फ्रेजर ये उग्र बहुसंस्कृतवादी हैं। उदारवादी समतावादियों की अवसर की समानता पर निर्भरता को स्वीकार नहीं करते कि आप केवल अवसर की समानता दे दीजिए, सब अपने आप राम राज आ जाएगा, इसकी बात को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे जाके, कम्युनिटी लेवल पे जाके आपको लोगों के साथ जुड़ना होगा, लोगों का लोक कल्याण करना होगा। फिर संस्कृति व पहचान की राजनीति, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। तो मोनोकल्चरलिज्म, ये एकल संस्कृति, इसके मतलब संस्कृतियों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो तीन प्रकार की संस्कृतियां हो सकती हैं। एकल संस्कृतिवाद यानी हिटलर की जर्मनी में केवल कौन कौन रहेंगे? केवल ईसाई धर्म के लोग रहेंगे, आर्य रेस के लोग रहेंगे, सिर्फ आर्य संस्कृति और नस्ल की श्रेष्ठता, तो ये मोनोकल्चरलिज्म है। तो यूरोप में ज्यादातर यही है, एक जो राष्ट्र है उसमें एक ही रेस के लोग रहते हैं। फ्रेंच में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, जर्मन में जर्मन स्पीकिंग, यूके में ज़्यादातर ब्रिटिश या इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं। तो ये एकल या मोनोकल्चरलिज्म। हालांकि अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, हर धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ रहने लगे हैं, लेकिन ठीक है, ये एक बात है। तो हिटलर की जर्मनी में मोनोकल्चरलिज्म था। जैसे भारत में केवल हिंदू रहे, जैसे नेपाल में केवल हिंदू है, तो ये मोनोकल्चर हो जाएगा, केवल एक ही कल्चर एग्जिस्ट करता है। फिर गलन पात्र संस्कृतवाद, मेल्टिंग पॉट कल्चरलिज्म। तो इसमें यूसे का हमने उदाहरण दिया था कि जो भी यूसे में गया, यूसे की संस्कृति में रस बस जाएगा, बस उसकी रहन सहन, उसकी खान पान, उसकी भाषा बोली सब यूसे की तरह हो जाएगी। यूसे में गया, यूसे का हो गया। यहाँ बाहर से आए विभिन्न समूह अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को छोड़ अमेरिकन सामान्य संस्कृति के साथ एकाधिकार या एकाकार हो जाते हैं। ये अमेरिका में जाके अमेरिका में घुल मिल जाते हैं। फिर मल्टीकल्चरलिज्म है, ये भारत को आप देख सकते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला मॉडल है। यहाँ पर सभी संस्कृतियों के सहअस्तित्व की बात की जाती है कि आप, या इस सैलेड बाउल वाला मॉडल है कि एक बाउल में, एक कटोरे में सभी प्रकार के तत्व हैं। टमाटर भी है, उसमें आपको खीरा भी मिल जाएगा, उसमें आपको प्याज भी मिल जाएगी, उसमें नींबू भी मिल जाएगा, लेकिन सबका इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। लेकिन जब वो एक थाली में सज जाते हैं तो एक वो राष्ट्र राज्य या एक सुंदर सा कृति बनाते हैं। यही है भारत में कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यूरोप में तो यह 1970 के बाद आया, लेकिन भारत में बहुत पहले से था। भारत में पहले से हिंदू, सिख, ईसाई ये सब लोग रहते थे, है ना। तो भारत का जो बहुसंस्कृतवाद है बहुत पहले से।
एसिमिलेशन ये क्या होता है? तो आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अप्रवासी समुदाय मेजबान समाज के मूल्यों, निष्ठाओं और जीवन की शैलियों को समायोजित करके अपनी सांस्कृतिक विविधता खो देते हैं। अमेरिकन मेल्टिंग पॉट संस्कृति ऐसी ही है कि आप अगर अमेरिका, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत से आप अमेरिका गए, तो आप अपनी संस्कृति, धर्म, संप्रदाय सबको भुला के अमेरिकन संस्कृति के हो गए। वो संस्कृतवाद को वो संस्कृतवाद मानव को सांस्कृतिक जीव मानता है, सांस्कृतिक यानी कल्चरल एनिमल मानता है। कौन? वो संस्कृतवाद। संस्कृति ही उसकी राजनीतिक व सामाजिक पहचान की बुनियाद है। जर्मन दार्शनिक हार्डर का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, भी संस्कृति को ही केंद्र मानता है। बहुसंस्कृतवाद किसी सांस्कृतिक समूह को गर्व या आत्मसम्मान की भावना देने के लिए उसकी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है। आपकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड गे प्राइड, ये इसके उदाहरण है। ये आपकी एक आत्मसम्मान, आपकी भावनाओं देने के लिए हम आपकी इंडिपेंडेंट पहचान बनाएंगे। पहचान की राजनीति या अंतर की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस या पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, समूह विभेदित अधिकार या ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स पर यह आधारित है। इसका तात्पर्य है विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में एकीकरण की भावना का विकास करने की बजाय उनकी सांस्कृतिक विविधताओं और मूल्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो आप एकीकरण मत लाइए। आप ये मत कहिए मुसलमानों से कि आप भी एक ही पद्धति में चलिए, या आप ही पूरे जो लॉज हैं भारत के अपनी तरह से, मतलब उसमें कुछ ऐड मत करिए और एक ही सिस्टम फॉलो करिए। नहीं, उनकी कुछ अलग सिस्टम हो सकता है, तो उसको आप मान्यता दो ना, ठीक है। जो मेन जो पॉलिटिकल स्फीयर पर है वो आप कल्चरल प्लूरलिज्म लाइए। आप जो पॉलिटिकल स्फीयर है वहां पर आप सहमति डेवलप करिए, लेकिन जो धार्मिक मुद्दे हैं उसको छोड़ दीजिए ना, उनको अपने हिसाब से जीने दीजिए। ये बात है। सबको समान अधिकार देने के साथ साथ हाशियाकृत व वंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए अलग अधिकारों की व्यवस्था इसमें की जाती है। आयरिश मीडियम अंग ने इसलिए इसे विभेदीकृत राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस का समर्थन किया। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। फिर माइनॉरिटी राइट की बात की जाती है, अल्पसंख्यक अधिकार। तो अल्पसंख्यक अधिकारों को कई बार बहुसांस्कृतिक अधिकार भी कहा जाता है, मल्टीकल्चरल राइट्स भी कहा जाता है। बिल किनका ने अल्पसंख्यक अधिकारों के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सेल्फ गवर्नमेंट राइट, दूसरा है पॉलीएथनिक राइट और तीसरा है रिप्रेजेंटेशन राइट। तो सेल्फ गवर्नमेंट राइट जो क्यूबेक वासी हैं, फिर फ्लेमिश है बेल्जियम में, उनको सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दिया गया है। आप अपने हिसाब से, जैसे भारत में भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पर बहुत सारी ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई गई। क्यों? क्योंकि आप स्वशासन करिए ना। वहाँ पर जो राज्य है उसके इवन संसद के नियम भी लागू नहीं होते हैं, ऑटोनॉमस है। अभी जो 370 जब तक काइंड ऑफ जम्मू कश्मीर में था तो वो एक ऑटोनॉमस था। वहाँ पर भारत के संविधान के बहुत सारे जो पार्ट हैं लागू नहीं होते थे, केवल वहाँ की जो विधानसभा है उसके द्वारा ही जब उसको अप्रूव किया जाता तो लागू होते थे। तो ये है स्वशासन का अधिकार। पॉलीएथनिक राइट, ये मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनने की छूट, सिखों को हेलमेट ना पहनने या कपाट धारण करने की छूट, ये पॉलीएथनिक राइट है कि अलग अलग धर्म है, उनके अलग अलग अधिकार हैं, तो उनको आप रिकॉग्नाइज करिए। जैसे फ्रांस में क्या है कि आप पब्लिक स्फीयर पर अपने धर्म को शो ही नहीं कर सकते, तो आप पब्लिक स्फीयर पर बुर्का पहन के नहीं जा सकते, आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। भारत में आप कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप उनको राइट दीजिए। जैसे सिख हैं, वो टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो ठीक है, आप हेलमेट ना पहनिए। आप चूंकि पगड़ी बांधते हैं तो हेलमेट पहनने से आपको छूट दी जा सकती है। यही बात है कि मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनने की छूट दी जा सकती है, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उससे किसी की हानि नहीं है ना। मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहन रही, अपने शरीर को ढक रही हैं, उससे हमें क्या? वो अपने हिसाब से जिए, हमको हमारा कुछ नोच तो नहीं ले रही ना, वो अपने हिसाब से जिए, हम क्यों उसमें इंटरफियर करें? जब तक कि उनकी जो अभिव्यक्ति है या उनकी जो काइंड ऑफ एक्टिविटी है हमको हार्म ना करे, जब तक हार्म नहीं करती है तो ठीक है, करने दो उनको, उनका नियम, उनके शरीर की बात है, वो जाने, उनका काम जाने, बस ऐसा है। फिर रिप्रेजेंटेशन राइट्स, तो यूएसए में अश्वेतों को अवसर की समानता दी जाती है। भारत में एससी लोगों को भी अलग से काइंड ऑफ रिजर्वेशन दिया गया है, प्लस जो लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं उसमें आरक्षण दिया गया है। यही बात है। अल्पसंख्यक अधिकार व्यक्ति की वजह समूह से संबंधित होते हैं। जहां परंपरागत उदारवाद यानी व्यक्तिगत अधिकारों का पक्षधर है, वहीं समुदायवाद या बहुसंस्कृतवाद सामूहिक कलेक्टिव राइट्स की बात ये करता है। कौन? जो बहुसंस्कृतवाद है या समुदायवाद है वो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एकता में विविधता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो बहुसंस्कृतवाद एकता व विविधता को पारस्परिक मानता है, यानी ये म्यूचुअल है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, यह उनके मध्य संतुलन का पक्षधर है, यह उनके मध्य संतुलन का पक्षधर है। तो बहुसंस्कृतवाद के
तीन प्रमुख मॉडल अथवा प्रकार हैं। तो पहला है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म, उदार बहुसंस्कृतवाद। तो यह स्वतंत्रता व स्वायत्ता पर आधारित है। फिर ये अपनी मान्यताएं, प्रथाएं, जिन्हें चुनने का तरीका बताती हैं। फ्रांस का गणतांत्रिक बहुसंस्कृतवाद इसी का उदाहरण है। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का स्वतंत्रता और स्वायत्ता पर बल दिया जाता है। इसके समर्थक हैं बिल केम्बली का पियरे टुंड्रो। फिर प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म, बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद, तो ये सांस्कृतिक विविधता की बात करता है, मूल्य बहुलवाद पर आधारित है। मूल बहुलवाद वैल्यू प्लूरलिज्म, और ये इजाया बर्लिन और भीखू पारिक से रिलेटेड है। फिर सर्वदेशी बहुसंस्कृतवाद कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म, ये मल्टीपल आइडेंटिटीज की बात करता है, केवल एक पहचान ना हो, मल्टीपल आइडेंटिटीज है। हम भारत के भी निवासी हैं, हम ग्लोबल कम्युनिटी के भी निवासी हैं। संकरता यानी हाइब्रिडिटी की बात की जाती है कि सभी देश इंटरमिंगल हो जाएं या सभी कल्चर आपस में इंटरमिंगल हो जाएं। इसमें जेरमी वाल्टन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चलिए उदार बहुसंस्कृतवाद को देखते हैं। तो उदार बहुसंस्कृतवाद स्वतंत्रता व सहनशीलता के लिए प्रतिबद्ध है। ये फ्रीडम और टॉलरेशन पर ये बेसिकली बेस्ड है। फिर भले ही वह दूसरों के द्वारा स्वीकार ना की गई हो, तो ये स्वतंत्रता और सहनशीलता की बात करता है, भले ही वो दूसरों द्वारा स्वीकार ना की गई हो। जैसे अपनी नैतिक मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और जीवन जीने के तरीके को चुनना, भले ही कोई इसको माने या ना माने, लेकिन ये आपको नैतिकता दी गई है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई। उदारवादी केवल उन विचारों, मूल्यों और सामाजिक प्रथाओं को सहन करने के लिए तैयार होते हैं जो स्वयं सहिष्णु हो और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सत्ता के लिए अनुकूल हो। इसलिए उदारवादी बहुसंस्कृतवादी महिला खतना, जबरन विवाह, महिला ड्रेस कोड जैसी प्रथाओं का समर्थन नहीं करते। तो ये महिला खतना, जबरन विवाह, महिला ड्रेस कोड जैसी प्रथाओं का समर्थन नहीं करते हैं। कौन? उदारवादी बहुसंस्कृतवादी। ये फ्रांस जैसे देश हैं जो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं कि आप पब्लिक स्पीयर पर आके अपने कल्चर का प्रदर्शन ना करिए। यह सबको समान मानता है तथा जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आप बढ़ चढ़ के पब्लिक स्पीयर पे आके अपने धर्म का प्रदर्शन भी नहीं करेंगे। उथली विविधता है, ये सैलो डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं। सार्वजनिक व निजी के मध्य भेद करता है, अतः संस्कृति को निजी जीवन का विषय मानता है कि आपका जो कल्चर है, आपका जो रिलीजन है, ये प्राइवेट स्पीयर का पार्ट है, आप उसको अपने तक रखिए, बाहर लेके मत आइए। उदाहरण के लिए फ्रांस का रिपब्लिक बहुसंस्कृतवाद, फ्रांस का रिपब्लिक बहुसंस्कृतवाद इसी का उदाहरण है, जो धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है, सेक्युलरिज्म पर फोकस करता है तथा सार्वजनिक स्थलों धार्मिक चिन्हों का प्रयोग प्रतिबंधित करता है। तो सार्वजनिक स्थलों पर ये धार्मिक चिन्हों का प्रतिबंधित करता है कि आप पब्लिक स्पीयर पर अपने रिलीजियस सिंबल हैं, या तो आप बुर्का पहन के नहीं आएंगे, पहली चीज आप पगड़ी लगा के नहीं आएंगे, पब्लिक स्पीयर पे आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो सीधी एक बात। समर्थक हैं बिल किमलिका हैं और पियरे टुंड्रो इसके समर्थक हैं। उदारवादी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र राज्य का नागरिक है, सभी नागरिकों के समान अधिकार है। राष्ट्र के स्तर पर एक समरूप संस्कृति का विकास राष्ट्रीय एकीकरण के लिए वांछनीय माना जाता है। एक कॉमन संस्कृति होनी चाहिए। तो यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं वो उनकी जो संस्कृति है वो कॉमन है, और जिसके कारण उनका एकीकरण शुरू में हुआ था। इसका आशय है कि राष्ट्र राज्य एक समरूप इकाई है जिसकी अपनी एक संस्कृति होती है, इसी में अन्य संस्कृतियों का समावेशन होता है। अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से नागरिक माना जाता है। राष्ट्र राज्य में धार्मिक, भाषाई, जाति आदि आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बहुसंस्कृतवाद उदारवाद के उपर्युक्त आधारों को अस्वीकार कर देता है। उसका तर्क है कि जिसे राष्ट्रीय संस्कृति कहा जाता है उसमें बहुसंख्यकों की संस्कृति का प्रभुत्व होता है। जो है राष्ट्रीय संस्कृति कहा जाता है उसमें बहुसंख्यकों की संस्कृति का प्रभुत्व होता है। जैसे भारत में जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसमें बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं का प्रभुत्व है, इसका ये मानना है। सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के लिए कोई जगह इसमें नहीं होती है। इसलिए उदारवादी राष्ट्रवाद या उदारवादी राष्ट्र राज्य का यह दावा गलत है कि उसमें भेदभाव का अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भेदभाव है ना, आप केवल एक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रांस में देखा जाए तो फ्रांस में केवल ईसाई धर्म के लिए आप सारी चीजें व्यवस्था कर रहे हैं, या जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं उनकी संस्कृति को आप राष्ट्रीय संस्कृति मान रहे हैं। तो जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, तो फिर वहाँ भेदभाव हुआ ना। भेदभाव का अंत कहाँ हुआ? भेदभाव तो हो ही रहा है। वस्तुतः अल्पसंख्यकों की संस्कृतियां अल्पसंख्यकों की संस्कृतियों के साथ भेदभाव विभिन्न रूपों में जारी रहता है। अपने कथन के संबंध में बहुसंस्कृतवाद के सिद्धांत का निम्न तर्क देते हैं। पहला, अल्पसंख्यक
समुदायों के प्रतिष्ठित थी। तो बहुसंस्कृतवाद का तर्क है कि आधुनिक यूरोप के राष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यकों को पराये के नजरिए से देखा जाता है। आधुनिक यूरोप के राष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यकों को पराये के नजरिए से देखा जाता है। उदारवादी राज्यों में भाषा व शिक्षा। तो उदारवादी राष्ट्र राज्यों में भाषा व शिक्षा के प्रति जो नीतियां अपनाई जाती हैं वह भी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभाव पूर्ण रहती हैं। उदाहरण के लिए राजकीय भाषा प्रायः यह अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं होती है, ये बहुसंख्यकों की भाषा होती है। भारत में जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है लेकिन राजकीय भाषा है, ये किसकी भाषा है? अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है, ये मेजोरिटी ऑफ इंडियंस की भाषा है, या जो बहुसंख्यक है उसकी भाषा है। संस्कृति की पहचान। तो बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार व्यक्ति की पहचान व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होती है। आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। बहुसंस्कृतवादियों के अनुसार संस्कृति व्यक्ति की पहचान का केंद्रीय कारक है, यानी कल्चर किसी व्यक्ति की पहचान का केंद्रीय कारक है। व्यक्ति को संस्कृति अपने समुदाय या समूह से प्राप्त होती है। व्यक्ति को संस्कृति कहाँ से प्राप्त होती है? जो जिस समुदाय से, जिस कम्युनिटी से वो जुड़ा हुआ है, उसी से ना संस्कृति प्राप्त होती है। जैसे हम हिंदू परिवार से आते हैं तो हमारी जो संस्कृति है हिंदूवादी संस्कृति है। जो मुस्लिम परिवार से बच्चा आएगा उसकी संस्कृति उसके समूह से डिफाइन होगी। तो बात तो वही है। बहुलवादी संस्कृतवाद यानी प्लूरलिस्ट मल्टीकल्चरलिज्म, तो इसका प्रमुख प्रतिपादक भिखु पारिक हैं। ये डीप डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं, डाइवर्सिटी डीप हो, सैलो ना हो। भिखु पारिक के अनुसार सांस्कृतिक विविधता दिल में रहती है तथा मानव की प्रकृति और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया होती रहती है। सांस्कृतिक विविधता कहाँ रहती है? हमारे दिल में, हमारे हार्ट में रहती है। बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद सांस्कृतिक विविधता के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करने के लिए आधार का काम करता है, क्योंकि यह मूल्य बहुलवाद के विचार पर आधारित है, वैल्यू प्लूरलिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। आपके लिए कलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं आपकी बातों को भी सम्मान दूं और अपनी बातों को भी सम्मान या गर्वपूर्वक रखूं। मूल्य बहुलवाद या वैल्यू प्लूरलिज्म। मूल्य बहुलवाद अच्छे जीवन की एकल व संयुक्त अवधारणा नहीं, बल्कि यह कई प्रतिस्पर्धात्मक अवधारणाओं का सिद्धांत है। कई प्रतिस्पर्धा अवधारणाओं का सिद्धांत इसे कहा जा सकता है। इजाया बर्लिन ने इसे जियो और जीनो दो वाला बहुसंस्कृतवाद कहा है कि आप लिव एंड लेट लिव, आप जियो और जीने दो। बर्लिन ने उदार बहुलवाद यानी लिबरल प्लूरलिज्म का समर्थन भी किया है। इजाया बर्लिन अपने लेखन में विशेष रूप से कहते हैं कि लोग जीवन के अंतिम छोर तक असहमत होने के लिए बाध्य हैं, कि आप किसी भी हद तक असहमत हो सकते हैं। आपकी वैल्यू स्वतंत्रता है, आप उसको रखिए। मेरी वैल्यू समानता है, मैं उसको रखूंगा। आपकी वैल्यू व्यक्तिवाद है, आप उसको रखिए। मेरी जो वैल्यू है काइंड ऑफ समूहवाद, तो मैं उसको रखूंगा। आप कहीं से कहीं तक असहमत हो सकते हैं। फिर कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरलिज्म। तो सर्वदेशीय बहुसंस्कृतवाद सांस्कृतिक विविधता और पहचान की राजनीति का समर्थन करता है, लेकिन उदार और बहुलवादी दोनों विचारों के विपरीत उन्हें राजनीतिक संवेदनाओं और संक्रमणकालीन राज्यों के पुनर्निर्माण की प्राथमिकता के तौर पर देखता है। प्रत्येक संस्कृति अन्य संस्कृतियों से क्या सीख सकती है और व्यापक संस्कृतियों के अवसर और जीवन शैली के विकल्पों के बीच व्यक्तिगत आत्म विकास की संभावनाओं को खोजने के लिए बहुसंस्कृतवाद विविधता का समर्थन करता है। कुल मिला के ये भी डाइवर्सिटी का समर्थन करता है। तो बेसिकली यह मल्टीपल आइडेंटिटीज और हाइब्रिडिटी को स्वीकार करता है तथा पिक एंड मिक्स बहुसंस्कृतवाद को बढ़ावा देता है कि आप पिक करिए चीजों को, एक एक चीजों को चुनिए और फिर उसको मिक्स कर दीजिए। जो अलग अलग जातीय या धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक कल्चरल मोजेक बनाने के स्थान पर पिघलने वाले बर्तन मेल्टिंग पॉट के रूप में दर्शाता है। हाइब्रिडिटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मिश्रण पाया जाता है। सामाजिक व मतलब कुछ वेस्ट के कुछ ईस्ट के दोनों संस्कृतियों को मिला के एक हाइब्रिड फॉर्म बनाई। संकरता में क्या होता है? संकरता में बेसिकली जैसे मान लो संकरण करना है किसी दो पशुओं के बीच में, देसी और विदेशी गाय हैं, उनके बीच काइंड ऑफ हाइब्रिडिटी लानी है, तो कुछ गुण उसके रहेंगे, कुछ देसी नस्ल के गुण रहेंगे, कुछ विदेशी नस्ल के गुण रहेंगे। तो इसमें कुछ उदारवाद के गुण रहेंगे, कुछ आपके समुदायवाद के गुण रहेंगे। दोनों को मिला के एक हाइब्रिड कल्चर बनाया जाएगा। जेरमी वाल्डन ने बहुसंस्कृतवाद या सर्वदेशीयता का सम्मिलन किया है। यह पिक एंड मिक्स बहुसंस्कृतवाद का रूप है। इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान व सांस्कृतिक मिश्रण को प्रोत्साहन दिया जाता है। उदाहरण के लिए
लोग इतालवी भोजन खा सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, ब्राज़ील का संगीत सुन सकते हैं। यह गलन पात मेल्टिंग पॉट संस्कृति का पक्षधर है कि आप किसी प्रकार की विचारधारा को अपनाने के लिए सक्षम हैं या आप मल्टीपल विचारधारा भी लेके चल सकते हैं। आप इटली का खाना खा सकते हैं, भारत का योगा कर सकते हैं और ब्राज़ील का संगीत सुन सकते हैं, कोई बाधा नहीं, कुछ भी करिए आप। तुलना देख लेते हैं तो उदार बहुसंस्कृतवाद, बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद और सर्वदेशी बहुसंस्कृतवाद में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो ये बेसिकली समुदायवाद पर इनका फोकस है, उदार बहुसंस्कृतवाद का। बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद में पहचान की राजनीति करते हैं और ये सार्वभौमिकता और वैश्विकता की बात नहीं ये करते हैं। ये अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करते हैं, ये मजबूत विविधता की बात करते हैं, डीप डाइवर्सिटी की बात करते हैं और ये सांस्कृतिक मिश्रण कल्चरल इंटरमिंगलिंग की बात ये करते हैं। फिर जो उदार बहुसंस्कृतवादी हैं ये कमजोर विविधता के साथ सहिष्णुता एवं स्वायत्तता की बात करते हैं, यानी कि सेलो डाइवर्सिटी के साथ ये टॉलरेंस और ऑटोनॉमी की बात करते हैं। फिर ये विविध समूहों का स्वायत्त अस्तित्व के रूप में देखते हैं, वही जो भारत की सैलेड बाउल वाली संस्कृति है ये उसके समर्थक है। ये संकरता यानी हाइब्रिडी का समर्थन करते हैं। अच्छा, तीनों का लक्ष्य क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो जो उदार बहुसंस्कृतवाद इसका लक्ष्य उदार लोकतांत्रिक घेरे में सांस्कृतिक विविधता का विकास करना। लोकतांत्रिक घेरे में सांस्कृतिक विविधता का विकास करना। फिर इसका लक्ष्य क्या है, उदार व अनुदार मूल्यों के साथ विविधता को बढ़ाना व विशिष्टता को बनाए रखना। तो विविधता को आप बढ़ाइए, डाइवर्सिटी को आप इंक्रीज करिए और विशिष्टता स्पेशल जो हर व्यक्ति की जो स्पेशल विशिष्टता है उसको आप कायम रखिए। फिर इसका लक्ष्य है वैश्विक नागरिकता के आधार पर साधारण व बहुखंडीय पहचान का निर्माण करना।